क्लिनिकल बेस्ड लर्निंग करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी का। केस फर्स्ट है, ये 40-year-old मैन कम्स टू हिज प्राइमरी केयर फिजिशियन कंप्लेनिंग ऑफ awkwardness व्हेन रनिंग और वॉकिंग। awkwardness फील कर रहा है जब वो रन कर रहा है या वॉक कर रहा है। द पेशेंट indicates that he noticed trouble with cramping and weakness in his right leg 4 months ago। राइट लेग में क्रैम्पिंग और वीकनेस है 4 महीने पहले, बट एट्रीब्यूटेड दैट टू ए चेंज इन हिज एक्सपीरियंस हैबिट्स। द वीकनेस इज प्रोग्रेसिव डिस्पिट कंटिन्यूड एक्सरसाइज। जो वीकनेस है वो प्रोग्रेसिव है डिस्पिट कंटिन्यू एक्सरसाइज, अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज किया जा रहा है। एंड नाउ द लेफ्ट लेग इज बिगिनिंग टू शो साइन ऑफ वीकनेस। अब क्या हो रहा है, जो लेफ्ट लेग है उसमें साइन ऑफ वीकनेस होने लगी है। ही वॉज लास्ट सीन फॉर ए रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन 3 years ago एंड नो एबनॉर्मलिटीज वेयर नोटेड एट दैट टाइम। 3 साल पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था, इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं आई थी। तो इसको कैसे हम करेंगे, पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, पल्स रेट देखेंगे 68 पर मिनट है, रेस्पायरेशन 14 पर मिनट है, बीपी 110 60 mmHg है, बसल मेटाबॉलिक बीएमआई जो बसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है वो 25 है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में और क्या करेंगे, देखो न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन रिवील्स ये पॉजिटिव बेबेंस्की साइन। जो न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन है वो रिवील कर रहा है कि पॉजिटिव बेबेंस्की साइन है ऑन द राइट फुट बट नॉट द लेफ्ट फुट, लेकिन लेफ्ट फुट पे नहीं है। पेशेंस है सम सलरिंग ऑफ स्पीच। सलरिंग ऑफ स्पीच बोलने में सलर्ड हो रहा है यानी कि डिसआर्थरिया है। एंड awkwardness व्हेन आस्क्ड टू रन डाउन ये हॉलवे। पैटेलर टेंडन रिफ्लेक्स ऑन द राइट लेग इज एग्जीग्रेटेड। हाइपरफ्लेक्सिया है, इसमें क्या है, हाइपरफ्लेक्सिया है। पैटेलर टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो राइट लेग में एग्जीग्रेटेड है, बढ़ा हुआ है। देयर वी आर नो अदर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। पेशेंट इज रेफर्ड फॉर मसल बायोप्सी एंड न्यूरोमस्कुलर स्टडी। पेशेंट रेफर्ड होगा मसल बायोप्सी के लिए एंड न्यूरोमस्कुलर स्टडी के लिए। अगर जो लेबोरेटरी स्टडी होगी वो क्या होगी, मसल बायोप्सी करेंगे। तो मसल बायोप्सी कैसी आई, नॉर्मल आया। इलेक्ट्रोमायोग्राफी हुआ, इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या हुआ, एज डिजीज प्रोग्रेसेस मसल्स फाइब्रिलेशन हुआ है। इंक्रीज एम्पलीट्यूड एंड डिनेस्ट्रेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल मे बी फाउंड। नर्व कंडक्शन स्टडीज करोगे तो नॉर्मल अर्ली, देन डिफेक्टिव एज डिजीज प्रोग्रेसेस टू ए लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो नॉर्मल होगा अर्ली में, अर्ली क्या होगा, नॉर्मल होगा नर्व कंडक्शन, लेकिन जैसे डिफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि डिजीज़ क्या है, प्रोग्रेसिव है, टू लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो। तो लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है ये। तो डायग्नोसिस में क्या करोगे, ये एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का एग्जांपल है। क्या इसका एग्जांपल है, एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का, एलएस का, एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ की सिम्टम्स, इसका पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। देखो द डायग्नोसिस ऑफ एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस इज अचीव्ड बाय एलिमिनेटिंग द वैरायटी ऑफ अदर काजेज मसल वीकनेस, variety of other causes of muscle weakness. This diagnosis is complicated by the fact that the appearance of clinical symptoms and the time course for the progression of the disease are quite variable. जो डायग्नोसिस कम्प्लिकेट किसके द्वारा होगा, इस फैक्ट से कि appearance of clinical symptoms and time course for the progression of the disease are quite variable. जो टाइम है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ और क्लिनिकल सिम्टम्स जो अपेयर हो रहे हैं वो वेरिएबल पीरियड के हैं, इसलिए जो डायग्नोसिस होगी वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। वन डायग्नोस्टिक अप्रोच इन्वॉल्व्स बिगिनिंग विथ स्केलेटल मसल्स फंक्शंस एंड असेसिंग फंक्शन फ्रॉम द पेरिफेरी बैक टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल्स एल्सवेयर इन द बॉडी आर फंक्शनिंग नॉर्मली। स्केलेटल मसल्स बॉडी में क्या कर रही हैं, नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द मसल्स आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग इन ऑफ ए नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन। जो बॉडी में जो मसल्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं, इसका मतलब कि जो मसल्स हैं वो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बनाए रख सकती हैं। एंड दैट सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन आर विद इन द नॉर्मल
रेंज। जो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हैं और सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हैं वो नॉर्मल रेंज में हैं। द मसल्स बायोप्सी रूल्स आउट एनी प्रोटीन रिलेटेड डिफेक्ट इन द मसल कंट्रेक्टाइल एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। Electromyography confirms that the muscle is still able to contract when directly electrically stimulated. The defect in nerve traffic, however, eventually leads to atrophy of skeletal muscles and exacerbates the weakness associated with the progression of the disease. An appropriate patellar tendon reflex requires afferent input from the muscle spindles, transmission of the afferent action potential to the spinal cord, ये monosynaptic reflex within the spinal cord, efferent action potential transmission by the alpha motor neuron। जो इफरेंट एक्शन पोटेंशियल होगा उसका ट्रांसमिशन किससे होता है? अल्फा मोटर न्यूरॉन से। ट्रांसमिशन अक्रॉस द न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स, जो न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स होगा एक्टिव, वो किसके द्वारा होगा? एक्टिवेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड फाइनली कंट्रक्शन। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स इफरेंट की तरह आया, ट्रांसमिशन हुआ अक्रॉस द न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स, एक्टिवेशन ऑफ स्केलेटल मसल हुआ एंड फाइनली कंट्रक्शन हो गया। द पेशेंट शोज ए हाइपरफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स इन द राइट लेग। हाइपरफ्लेक्सिव यानी कि टेंडन रिफ्लेक्स हाई है किसमें? राइट में। तो ये क्या कर रहा है? पेशेंट शोज ए हाइपरफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स इन द राइट लेग। नॉर्मली द अल्फा मोटर न्यूरॉन receives descending inhibitory input from upper motor neurons and both inhibitory and stimulatory input from interneurons। जो अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है वो रिसीव करता है डिसेंडिंग इनहिबिटरी इनपुट फ्रॉम अपर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन से डिसेंडिंग इनहिबिटरी इनपुट रिसीव करता है अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड बोथ इनहिबिटरी एंड स्टिमुलेटरी इनपुट फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन से इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी दोनों प्रकार के इनपुट रिसीव करता है, लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन से केवल इनहिबिटरी इनपुट रिसीव करता है अल्फा मोटर न्यूरॉन। हाइपर रेफ्लेक्सिया कैन बी एन इंडिकेशन दैट द नॉर्मल डिसेंडिंग इनपुट इज डिमिनिश्ड। जो हाइपरफ्लेक्सिया है पेशेंट में वो इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्मल डिसेंडिंग इनपुट इज डिमिनिश्ड। जो नॉर्मल डिसेंडिंग इनपुट था वो डिमिनिश्ड हो गया है, कम हो गया है। विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज। जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन केवल इनहिबिटरी इनपुट रिसीव करता है। तो इनहिबिटरी इनपुट रिसीव कर रहा है और ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि हाइपरफ्लेक्सिया है राइट में। हाइपरफ्लेक्सिया यानी कि स्टिमुलेशन वहाँ पर हो रहा है। तो स्टिमुलेशन हो रहा है यानी कि इंटर न्यूरॉन वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, वहाँ पर कौन होगा? अपर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन ही केवल इनहिबिटरी इनपुट रिसीव करता है। द फाइंडिंग ऑफ ए पॉजिटिव बेमेंस्की साइन। पॉजिटिव बेमेंस्की साइन इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिफेक्ट इन द अपर मोटर न्यूरॉन्स। तो ये पॉजिटिव बेमेंस्की साइन है, ये भी तुम्हारा क्या करता है? अपर मोटर न्यूरॉन्स का कैरेक्टरिस्टिक है। बेमेंस्की साइन अपर मोटर न्यूरॉन्स में पाया जाता है। भाई देखिए मोटर नर्व है और ये सेंसी नर्व दिखाया गया है। ये मसल स्पेंडल स्ट्रेस रिफ्लेक्स, ये डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं डायग्राम। ये डायग्राम ये दिखाया हुआ यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल इनहिबिशन हो गया है। क्या हो गया? रेसिप्रोकल इनहिबिशन हो गया है। ये फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है और ये क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स है। देखिए इनहिबिशन इनहिबिटेड, ये क्या हो गया है? इनहिबिटेड हो गया है। एक ये इनहिबिटेड होगा और ये एक्साइटेड होगा। पॉलीसिनेप्टिक सर्किट यहाँ पर दिखाया गया है और इनहिबिटेड है, एक्साइटेड। इनहिबिटेड और एक्साइटेड दोनों प्रकार के इनपुट दिखाए गए हैं क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स में और फ्लेक्सर रिफ्लेक्स में। और ये पॉलीसिनेप्टिक सर्किट है। देखो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स क्रॉस करता है एक्सटेंसर रिफ्लेक्स को एंड रेसिप्रोकल इनहिबिशन हो जाता है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन हो जाता है। अब इसी को हम पढ़ लेते हैं। द बेबेंस्की साइन इज इलिसिटेड बाई स्ट्रोकिंग द सोल ऑफ द फुट। जो बेबेंस्की साइन है वो इलिसिट होगा बाई स्ट्रोकिंग द सोल ऑफ द फुट व्हेन ओनली लोअर मोटर न्यूरॉन आर फंक्शनल। जब केवल लोअर मोटर न्यूरॉन फंक्शनल होगा द बिग टॉय एक्सटेंड्स एज पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स।
बिग टॉय एक्सटेंड करेगा एज ए पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स। द अपर मोटर न्यूरॉन्स यूजली इनहिबिट द फ्लेयरिंग रिस्पॉन्स। जो अपर मोटर न्यूरॉन होता है वो इनहिबिट करता है फ्लेयरिंग रिस्पॉन्स। व्हेन द अपर मोटर न्यूरॉन्स आर फंक्शनल स्ट्रोकिंग द सोल ऑफ द फुट, अगर स्ट्रोक कर रहे हो आप सोल ऑफ द फुट को, कॉजेज द बिग टोए टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ज़मीन में क्या कर रहे हैं, टोए को पटक रहे हैं ऐसे करके, तो ये जो बिग टोए होगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे की तरफ झुकेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये। उसके बाद द बेबेंस्की साइन इज प्रेजेंट इन इन्फेंट्स अंटिल अबाउट 2 ईयर्स ऑफ एज। जो बेबेंस्की साइन होता है वो इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है अंटिल अबाउट 2 ईयर्स ऑफ एज। व्हेन द अपर मोटर न्यूरॉन्स डेवलप बिकम कंप्लीट, जब अपर मोटर न्यूरॉन्स डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। प्रियर टू द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन्स स्ट्रोकिंग द सोल ऑफ फुट कॉजेज द बिग टोए टू कॉन्ट्रैक्ट। जब तक अपर मोटर न्यूरॉन नहीं बनता है, अगर स्ट्राइक करेंगे आप सोल को, तो जो बिग टॉय होगा, जो अंगूठा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी असेंबल असेसमेंट इज नॉर्मल, इंडिकेटिंग दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल अलोंग द अल्फा मोटर न्यूरॉन बाय साल्टेटरी कंडक्शन इज नॉर्मल। जो अल्फा मोटर न्यूरॉन के द्वारा साल्टेटरी कंडक्शन हो रहा है वो नॉर्मल है। अब एएलएस इज मोटर न्यूरॉन डिजीज़। एएलएस क्या है? मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, यानी कि एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस क्या है? मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है एंड डज नॉट इन्वॉल्व्स अदर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कोई अदर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को इन्वॉल्व नहीं करता है। एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस क्या है? मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज बाई प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस। तो एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस कैरेक्टराइज बाई किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है? प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस द्वारा। बट नो डिफेक्ट इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में कोई डिफेक्ट नहीं होता है, मेमोरी में कोई डिफेक्ट नहीं होता है, और सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि आप सेंस कर सकते हैं आराम से। एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बेगिन्स एज एन अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज़। अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की तरह बेगिन करता है एंड देन प्रोग्रेस टू कंप्लीट लॉस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन इनपुट। और प्रोग्रेस करके कैसा हो जाता है? कंप्लीट लॉस हो जाएगा अपर मोटर न्यूरॉन्स का, और अपर मोटर न्यूरॉन्स के इनहिबिटिंग इनपुट को रिसीव करते हैं, पढ़ चुके हो ऊपर। रिजल्टिंग इन ए स्पास्टिक और रिजिड पैरालिसिस। इसमें क्या होता है? स्पास्टिक या रिजिड पैरालिसिस होता है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है तो स्पास्टिक या रिजिड पैरालिसिस होता है। स्पास्टिक को ही रिजिड पैरालिसिस कहते हैं। एज द डिजीज़ प्रोग्रेसेस लोअर मोटर न्यूरॉन्स में बीकम इन्वॉल्व। जैसे डिजीज प्रोग्रेस होगी, जो लोअर मोटर न्यूरॉन होंगे वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, और लोअर मतलब लिम्ब, ये ध्यान रखना। तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स में बीकम इन्वॉल्व, लीडिंग फर्स्ट टू मसल वीकनेस। पहले मसल वीकनेस करवाएंगे, देन टू फैसिकुलेशन करवाएंगे, एंड अल्टीमेटली टू कंप्लीट लॉस ऑफ मसल कंट्रोल एंड स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स। जैसे प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। इसमें क्या होगा? जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होंगे वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले क्या कराएंगे? ये मसल वीकनेस करवाएंगे, उसके बाद में देन फैसिकुलेशन करवाएंगे, और अल्टीमेटली टू कंप्लीट लॉस ऑफ मसल कंट्रोल एंड स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स करवाएंगे। द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स अल्टीमेटली इन्वॉल्व्स द फ्रेनिक नर्व। जो प्रोग्रेसिव लॉस है मोटर न्यूरॉन्स का, अल्टीमेटली इन्वॉल्व्स क्या कर रहा है? फ्रेनिक नर्व, व्हिच इनर्वेट्स द डायफ्राम। जो इनर्वेट्स फ्रेनिक नर्व किसको इनर्वेट करती है? डायफ्राम को। कॉन्सिक्वेंटली डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस। ध्यान देना, डेथ जो होगा वो रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस के द्वारा होगा, क्योंकि फ्रेनिक नर्व को इन्वॉल्वेशन हो रहा है यहाँ पर। मोटर न्यूरॉन्स अल्टीमेटली इन्वॉल्व करता है फ्रेनिक नर्व, और फ्रेनिक नर्व किसको इनर्वेट करती है? डायफ्राम को। डायफ्राम क्या होता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन करवाता है। जब डायफ्राम काम नहीं करेगा तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा और डेथ हो जाएगा। इसलिए पेशेंट्स को आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे रखा जाता है इस कंडीशन में। देखो 3 to 10% ऑफ एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस केसेस आर ड्यू टू डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट। ये डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट द्वारा होते हैं। सम ऑफ व्हिच इन्वॉल्व्स अ म्यूटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज 1 जीन। मेजॉरिटी क्या होते हैं?
जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं और some of which involve superoxide dismutase 1 gene. The etiology of the remaining 90% to 97% of cases is unknown. उनका cause unknown है, यानी कि the etiology of the remaining 90% to 97% of the cases unknown है. Patients of amyotrophic lateral sclerosis sometimes how elevated levels of glutamate in blood and spinal fluid. जो पेशेंट्स होते हैं एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के समटाइम्स हाउ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ग्लूटामेट, उनमें ग्लूटामेट का लेवल बढ़ा दिखाई पड़ता है एंड ब्लड एंड स्पाइनल फ्लूइड, ब्लड और स्पाइनल फ्लूइड में ग्लूटामेट का लेवल बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है. एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ एक्साइटेटरी ग्लूटामिनर्जिक नर्व्स, अगर एक्सेसिव एक्टिवेशन हो जाएगा एक्साइटेटरी ग्लूटामिनर्जिक नर्व इज एसोसिएटेड विथ न्यूरोनल डैमेज, यानी कि जब एक्सेसिव एक्टिवेशन हो गया एक्साइटेटरी ग्लूटामिनर्जिक नर्व का, तो वो किससे एसोसिएट है, न्यूरल डैमेज से, यानी कि न्यूरनल डैमेज हो रहा है. एंड कॉन्सिक्वेंटली ग्लूटामेट इज सस्पेक्टेड टू बी कंट्रीब्यूटिंग आर कॉजेटिंग एजेंट, और हम कह देंगे कि ग्लूटामेट क्या है, कॉजिंग एजेंट है या सस्पेक्ट हो रहा है कॉजिंग एजेंट की तरह. अब आउटकम क्या आया, रिलूजोल रिलूटेक, ये ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट. रिलूजोल जिसे रिलूटेक भी कहते हैं, रिलूजोल जिसे रिलूटेक भी कहते हैं, एक ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट है. स्लोज द प्रोग्रेशन ऑफ एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, तो हम रिलूजोल या रिलूटेक देंगे पेशेंट को, जो क्या है, ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट है. स्लोज द प्रोग्रेशन ऑफ एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ऑल्दो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ बेनिफिट्स इज अननोन, अभी अननोन है. रिलूजोल इनहिबिट्स ग्लूटामाइन रिलीज, ग्लूटामाइन का रिलीज रोक देता है एंड आल्सो ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड्स, और जो एक्साइटेटरी अमीनो एसिड्स की एक्टिविटी होती है उसको भी ब्लॉक कर देता है. रिलूजोल आल्सो इनएक्टिवेट्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड इंटरफेयर विथ इंट्रासेलुलर इवेंट्स दैट फॉलोज ट्रांसमिटर्स बाइंडिंग एंड एक्साइटेटरी अमीनो एसिड्स. Riluzole also inactivates voltage-gated sodium channels and Riluzole also inactivates voltage-gated sodium channels and interfere with intracellular events that follows transmitter binding and excitatory amino acid receptor. Riluzole is the only approved treatment for amyotrophic lateral sclerosis. Patient's management is directly at relieving the symptoms and maintaining the quality of life. Physical therapy can help maintain some muscles and joint motility. Ultimately, death results from the loss of phrenic nerve function and respiratory paralysis. तो ये केस था. कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जल्दी अगला केस आएगा. धन्यवाद.